आपकी जो जर्नल एंट्रीज इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आती है वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज से ताल्लुक रखती है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर है ही मर्चेंडाइज का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है आपकी? वो मर्चेंडाइज, वो इन्वेंट्री जो तुम इदारे में बेचने की नियत से लाए हो। मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी का तुम्हारा चैप्टर है ना। तो अब मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी से जो रिलेटेड एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आएंगी, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, सर मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी में भी दो सिस्टम है, एक है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। दोनों बिल्कुल अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एक अलग मजहब है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इसको हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बोलते हैं, वो एक अलग मजहब है। तो मैं इन दोनों अलग अलग धर्म की जर्नल एंट्रीज आपको सिखाऊंगा मेरा बच्चा। कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने यहां पर, सॉरी जर्नल एंट्रीज नहीं, कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने यहां बोर्ड पे लिखी हुई है। पहले तो आप लोग इसको देख लें जरा। यहां पे मैंने लिखा है जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ट्रांजैक्शन ये रही। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको देखें मर्चेंडाइज के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, और मर्चेंडाइज की ट्रीटमेंट तो हमने जो पुरानी जर्नल एंट्रीज बनाई थी उसमें तो की ही नहीं है। हमने फिक्स एसेट को खरीदा है, फिक्स एसेट को बेच दिया, फिक्स एसेट खरीदा हमने 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 कमीशन इनकम की ट्रीटमेंट देखी, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की एंट्री देखी, हमने एक्सपेंसेस को पे किया। वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज को बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बनाया था। लेकिन अब आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आती हैं वो आती हैं मर्चेंडाइज से ताल्लुक रखने वाली। आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से एंट्रीज बनाएंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? अब मेरी बात जरा और से सुनना। अभी तक आपने मर्चेंडाइज की जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट नहीं करी है, अभी तक नहीं की है। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात सबको क्लियर है? अब मेरी बात और सुनना। सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। मैंने नहीं पढ़ाया आपको, जब भी तो आज पढ़ा रहा हूं मेरा बच्चा। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे मर्चेंडाइज खरीदी है, ये भी नहीं बताया। उसी मर्चेंडाइज को बेचना है हमें कैश पे, ये भी नहीं बताया। उसी मर्चेंडाइज को बेचना है हमें उधार पे, ये भी नहीं बताया। क्लियर है? तो इस 4 ट्रांजैक्शंस को हम, वैसे तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में और भी ट्रांजैक्शन आएंगी मर्चेंडाइज से, लेकिन क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर की एंट्रीज की पहली क्लास है, तो हम इस 4 एंट्रीज से आगाज करेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? अब मेरी बात जरा और से सुनना। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले बोलते हैं कि जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हम उसको एज एन एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि मर्चेंडाइज हमारा एसेट होता है। ये लोग बोलते हैं कि जो भी हमारे मर्चेंडाइज अभी खरीदी जा रही है, हमारी जो जेब से पैसे लग रहे हैं, ये हमारा खर्चा है। तो ये लोग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये लोग मर्चेंडाइज को एज एन एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले। लिख के तो वो मर्चेंडाइज देगा ट्रांजैक्शन में, लेकिन जब तुम रिकॉर्ड कर रहे होगे तो जो भी मर्चेंडाइज तुम खरीदोगे वो एज एन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगी तुम्हारे पास, परचेजेस के नाम से। किस नाम से? परचेजेस के नाम से। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि मर्चेंडाइज को वो लोग असेट ट्रीट ही नहीं करते हैं, वो लोग मर्चेंडाइज को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और वो लिखते हैं परचेजेस के नाम से। अगर मैं मर्चेंडाइज के नाम से लिख दूंगा तो फिर ये लोग तो एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं, और मर्चेंडाइज तो एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो तो एसेट होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हम मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और परचेजेस होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाले जब भी मर्चेंडाइज खरीदते हैं वो बोलते हैं हमारा भी खर्चा हो रहा है, जब बेचेंगे तो देखा जाएगा। परपेचुअल वाले क्या बोलते हैं? परपेचुअल पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन भी बता रहा हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए। परपेचुअल वाले बोलते हैं नहीं, हम जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे हम असेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो परपेचुअल वाले मर्चेंडाइज एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पीरियोडिक वाले
मर्चेंडाइज को हमेशा परचेजेस के नाम से एज एन एक्सपेंस के तौर पे, यानी वो एसेट वाले एलिमेंट में शामिल नहीं करते, इसको एक्सपेंस वाले एलिमेंट में शामिल करते हैं। तो एंट्री जब मैं बनाऊंगा मर्चेंडाइज खरीदने की, तो मैं मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं परचेजेस एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा। ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का स्कूल ऑफ थॉट है। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है? ये इनका नजरिया है। ये अलग मजहब है, परपेचुअल अलग मजहब है। अभी हम इस मजहब की बात कर रहे हैं। भाई हर मजहब का अलग अलग तरीका होता है ना। आप अपनी जेनेरिक अपनी लाइफ में देखो तुम, हर मजहब का अलग अलग तरीका होता है। मुस्लिम यानी इस्लाम जो है वो अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, क्रिश्चियंस अलग है, उनका अलग मजहब है, हिंदुइज्म अलग है। हर मजहब के अपने अपने तौर तरीके हैं ना। वैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के भी दो मजहब हैं, एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक है पीरियोडिक। हम पीरियोडिक वाले से एंट्री बनाने जा रहे हैं। पीरियोडिक वाले बोलते हैं जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे, जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे, तुम उसको परचेजेस एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करोगे, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक नजरिया है इनका, एक आइडियोलॉजी है। क्लियर है मेरा बच्चा? सोच सकता है ना भाई, एक बंदा बोल रहा है मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, हमारा भी खर्चा हो रहा है, हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। जब बेचेंगे तो फिर उसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, जब उससे फायदा उठा लेंगे या जो बच जाएगी साल के एंड में, तो हम उसको एसेट के तौर पे, हम बची हुई मर्चेंडाइज को एसेट मान लेंगे, लेकिन अभी जो खरीद रहे हैं हम उसको अपना एक्सपेंस मानेंगे। क्लियर है यहां तक बात? जबकि दोनों दोनों की सोच क्या है कि मर्चेंडाइज हम लाएं बेचने के लिए, आमदनी कमाने के लिए, लेकिन ये खरीदते वक्त एसेट नहीं मानते, इसको एक्सपेंस मानते हैं। और परपेचुअल वाले क्या बोलते हैं? नहीं, हमारा एसेट है। परपेचुअल वाले बोलते हैं ये हमारा एसेट है। लेकिन पीरियोडिक वाले क्या बोलते हैं? नहीं, अभी जो हम खरीद रहे हैं हमारी जेब से पैसे लग रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, हमारा एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। ये लोग बोलते हैं हम जो बच जाएगा माल, जो बच जाएगा माल, हम उसको एसेट मानेंगे ताकि अगले साल हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। लेकिन अभी जो हम सामान खरीद रहे हैं, अभी वो हमारा एक्सपेंस है, जब बच जाएगा तो देखेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? ये इनकी सोच है। तो मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 की एंट्री बनाने जा रहा हूं। बनाए अपने पास जर्नल जर्नल जल्दी से। इदारे का नाम जब भी आप स्टार्ट करते हैं, मैं इदारे के नाम से स्टार्ट करवा रहा हूं। इदारे का नाम मैं एबीसी के नाम से एंटिसिपेट कर रहा हूं। एबीसी 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 एबीसी। इदारे का नाम जब भी आप स्टार्ट करते हैं इदारे के नाम से, तो आप मैसर्स लगाते हैं, मिस्टर नहीं, मैसर्स एबीसी जनरल जर्नल। एआर वगैरह भी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन के सीक्वेंस के नंबर है बस। सबसे पहले मर्चेंडाइज खरीदी है आपने कैश पे, तो मेरा बच्चा सबसे पहले मर्चेंडाइज आपका एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। परचेज हमारा एक्सपेंस है, जब बढ़ता है तो डेबिट। हमारे पास से कैश चला गया, कैश वाला असेट कम हो रहा है, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद रखो बस। बाकी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा जाता हूं तुम्हें, वो मैं बता रहा हूं कि मर्चेंडाइज को जब भी पीरियोडिक वाले रिकॉर्ड करते हैं वजन एक्सपेंस परचेजेस के नाम से करते हैं, मर्चेंडाइज के नाम से नहीं करते, क्योंकि मर्चेंडाइज को एलिमेंट एसेट से रखा गया है। मर्चेंडाइज जो है वो एसेट वाला एलिमेंट के अंदर आता है मर्चेंडाइज, इसलिए मर्चेंडाइज का नाम इस्तेमाल नहीं करते एंट्री में लोग। क्लियर है? तो आइए जरा एंट्री बनाते हैं। परचेजेस डेबिट, एक्सपेंस के तौर पे बढ़ के डेबिट हो रहा है ये। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो भी डेबिट होता है, याद रखना। परचेजेस इंक्रीज एज एन एक्सपेंस हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। अगर मैं यहां मर्चेंडाइज लिख देता तो फिर वो एसेट के तौर पे बढ़ रहा होता, जो कि ये पीरियोडिक वाले क्या बोलते हैं, हम तो एसेट मानते ही नहीं है इसको। हम जो खरीद रहे हैं आज, हम वो परचेजेस के नाम से एज एन एक्सपेंस के तौर पे लिखेंगे। क्लियर है यहां तक बात? परचेजेस डेबिट कितना? 1 लाख। अब नरेशन में लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज, लेकिन आप जब डेबिट क्रेडिट, क्योंकि नरेशन तो डायलॉग है ना, वो तो आप लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन वाली चीज ही लिख सकते हैं उठा के। लेकिन जो असल चीज होती है वो आपकी होती है डेबिट क्रेडिट, कि तुमने किस अकाउंट को किस नाम से डेबिट किया है और किस अकाउंट को किस नाम से क्रेडिट की है। असल ये चीज होती है। क्लियर है? तो परचेजेस डेबिट 1 लाख, कैश गया है तो कैश क्रेडिट 1 लाख। नरेशन आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज
ऑन कैश। अभी सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूं। अगर मैं एक स्टेटमेंट तुम्हें लिखवाऊं, तुम लिख दो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा जब तुम कंपैरिजन करोगे, क्योंकि अभी तो मैं एक पीरियोडिक का पढ़ा रहा हूं। तो एक चीज से कंपैरिजन थोड़ी हो सकता, कंपैरिजन हमेशा दो चीजों में होता है। तुम अपने पास लिख लो, पीरियोडिक वाले बचे हुए माल को एसेट कंसिडर करते हैं। पीरियोडिक वाले बचे हुए माल को एसेट कंसिडर करते हैं। पीरियोडिक वाले बचे हुए माल को एसेट कंसिडर करते हैं। पीरियोडिक वाले बचे हुए माल को एसेट कंसिडर करते हैं। पीरियोडिक वाले बचे हुए माल को एसेट कंसिडर करते हैं। और परपेचुअल वाले और परपेचुअल वाले और परपेचुअल वाले खरीदे हुई मर्चेंडाइज को एसेट कंसिडर करते हैं। जबकि मैं अभी परपेचुअल पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पीरियोडिक की अभी तो मैं कुछ एंट्रीज बता रहा हूं। जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे, पीरियोडिक के मुताबिक वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। और आप इसको परचेजेस के नाम से लिखेंगे, मर्चेंडाइज के नाम से लिखोगे तो तुमने एसेट के तौर पे बढ़ा दिया, क्योंकि मर्चेंडाइज एसेट होता है, हमारा करंट एसेट होता है। तो मर्चेंडाइज का नाम इस्तेमाल नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें परचेजेस का नाम इस्तेमाल करना है। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे पीरियोडिक वाले, वो याद रखना वो एज एन एक्सपेंस परचेजेस के नाम से लिखेंगे। जब साल के एंड में उनकी मर्चेंडाइज बच जाएगी तो वो उसको एसेट कंसिडर करेंगे। परचेजेस क्या होती है? ड्यूरिंग द ईयर जो आप सामान खरीद रहे हो, मर्चेंडाइज खरीद रहे हो। क्लियर है मेरा बच्चा? बाकी परपेचुअल वाले क्या बोलते हैं, सर हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हम एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। खैर अभी हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्री नहीं बना रहे हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले जो माल खरीदते हैं वो एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वाले जो माल साल के एंड में बच जाता है उनका, उनको एसेट उसको कंसिडर करते हैं एसेट। खैर चलो अब इधर आ जाओ, सेकंड वाली पे आ जाओ। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। सर दोनों सेम है, बस एक थोड़ा सा फर्क है, ये कैश पे खरीदा है, ये उधार पे खरीदा है। बस उधार पे मैंने तुम्हें कोई भी चीज खरीदने के लिए अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी बताई थी, याद है? मैं तुमसे क्या बोला था, पहले अपनी पुरानी जो जर्नल एंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आ जाओ। वो बनाए इसलिए ताकि तुम इस पे तुम्हें मुश्किल ना हो। तो मैंने सादी जर्नल 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 एंट्रीज पढ़ाई थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से हट के, लेकिन अब चूंकि एग्जाम में इसकी एंट्रीज लाजिम आती हैं बीकॉम में, तो इसलिए आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर सिर्फ मर्चेंडाइज के बारे में ही बात करते हैं, मर्चेंडाइज के बारे में ही बात करते हैं। अब उसके भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो सिस्टम्स हैं, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल। परपेचुअल को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें थोड़ी सी बात बता दी ताकि तुम्हें कंपैरिजन पहली एंट्री का तो कम से कम हो जाए। क्लियर है? परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे परचेजेस के नाम से लिखोगे, तुम पे खर्चा बढ़ गया है पर तुमने अभी तक अदा नहीं किया उसको, परचेजेस डेबिट। मर्चेंडाइज जब भी खरीदोगे परचेजेस के नाम से आएगी। 50,000 क्या तुमने पैसे दिए हैं, उधार किया है? उधार किया है। उधार जब भी करोगे तो स्टैंडर्ड लायबिलिटी का नाम लिखा जाता है अकाउंट्स पेबल। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिख सकते हैं वो जो ट्रांजैक्शन में, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट एक ही बात है।
या ऑन अकाउंट, एक ही बात है। अब आ जाओ ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। मर्चेंडाइज बेची है तुमने, मर्चेंडाइज बेची है तुमने। जब भी तुम मर्चेंडाइज बेचोगे, सुनो बात और से, जब भी तुम मर्चेंडाइज बेचोगे तो तुम्हें आमदनी होगी, क्योंकि तुम मर्चेंडाइज लाई बेच के आमदनी कमाने के लिए हो। और मैंने तुम्हें रेवेन्यू में पढ़ाया था, जब भी तुम मर्चेंडाइज बेचते हो तो उससे होने वाली जो आमदनी होती है उसको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स वाला रेवेन्यू कहलाता है। जब भी आप मर्चेंडाइज बेचते हैं और आपको उससे मिलने वाला मुआवजा जो होता है, वो जो आमदनी होती है आपकी, वो हम हमेशा सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है। एक तो ये बात बता दी। अच्छा, दूसरी बात, जब तुमने कैश पे बेचा होगा तो पैसे आए होंगे तुम्हारे पास, हाँ या ना? पैसे आए, असेट बढ़ा, डेबिट। आमदनी बढ़ी, सेल्स वाली, सेल्स क्रेडिट। एंट्री बनेगी, ये मिटा रहा हूं मैं, यहां पे एंट्री बना रहा हूं। तो सिर्फ 4 एंट्रीज पे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये चीज। तीसरी वाली एंट्री, जब आपने मर्चेंडाइज बेची होगी कैश पे 2 लाख की, तो आपके पास पैसे आए होंगे। कैश हमारा एसेट है, बड़ा डेबिट। जब भी आप मर्चेंडाइज बेचते हैं तो उससे मिलने वाली जो आपकी आमदनी होती है उसको हम सेल्स बोलते हैं। और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, सेल्स क्रेडिट। 2 लाख। नरेशन टू record sold merchandise on cash। अब आ जाओ चौथी एंट्री पे। कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। आपने बेचा है, आपने बेचा है। अब मेरी बात और से सुनना। देखो, चाहे आप कैश पे बेचो या आप उधार पे बेचो, आप सेल्स हमेशा रिकॉर्ड करोगे अपने पास, क्योंकि आमदनी का ताल्लुक फौरन पैसे आ जाने से नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, उधार वाली अकाउंटिंग। उधार वाली अकाउंटिंग में याद रखना, पैसे लेने हैं या पैसे ले लिए, ये एसेट का मामला है। आमदनी बोलती है कि जब भी मर्चेंडाइज बेच दो, खुदा के वास्ते मुझे रिकॉर्ड कर लो भाई। पैसे अभी आए, कैश डेबिट कर दो। और अगर पैसे लेने हो तो उसके लिए हम अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको करंट असेट में पढ़ाया था। पैसे वसूल करने वाला खाता, पैसे वसूल करने वाला खाता एसेट क्यों होता है? क्योंकि एनीथिंग विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश या इक्विवेलेंट टू कैश इज कॉल्ड एसेट। तो अकाउंट रिसीवेबल से आपके पास फ्यूचर में पैसे आएंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल इसलिए हमारा एसेट होता है, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन उतर रही है इसके ऊपर पूरी। तो सेल्स क्या बोलती है? देखो, जब भी सामान बेचो, चाहे कैश पे या उधार पे, देखो मैं तो रेवेन्यू में तो हो गया। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? जब आप सर्विस या सामान डिलीवर्ड कर दो, आपकी आमदनी हो जाए, रिगार्डलेस पैसे अभी आए या बाद में आए, इससे सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे अभी आ गए, ये कैश वाले एसेट का मामला है। पैसे लेने हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट का मामला है। सेल्स को तंग मत करो। सेल्स, जिस दिन आपने सामान बेच दिया, चाहे उधार पे बेचा हो या कैश पे बेचा हो, आपकी आमदनी हो गई। आमदनी का मतलब ये नहीं होता कि फौरन पैसे आए तो आमदनी होगी, नहीं। When you delivered your goods and services, your revenue is earned, regardless cash received or not. If not received, अगर नहीं आए पैसे तो अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट को छेड़ दो, और अगर आ गए तो कैश वाले एसेट को छेड़ दो, लेकिन सेल्स को तंग मत करो। तो मैं एंट्री बनाऊंगा अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। एसेट है हमारा अकाउंट रिसीवेबल, बढ़ा तो डेबिट।
पैसे लेने वाला खाता अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। मर्चेंडाइज जब भी बेचते हो चाहे कैश पे या उधार पे, रेवेन्यू हमारा बढ़ता है सेल्स क्रेडिट, अभी बताया है। रेवेन्यू का ताल्लुक फॉरेन पैसे आ जाने से नहीं है, याद रखना। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, वो ये बात बोलता है कि जब आप किसी को गुड्स या सर्विसेज डिलीवर्ड कर दो उस दिन आपकी आमदनी हो जाती है, रिकॉर्ड कर लो उसी दिन उसको। अभी पैसे आते हैं तो कैश में डेबिट कर दो, और अगर पैसे अभी नहीं आ रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दो भाई। दोनों एसेट है, रिसीवेबल भी एसेट है, कैश भी एसेट है। क्लियर है? रिसीवेबल एसेट क्यों है? क्योंकि ये कन्वर्ट होगा कैश के अंदर। क्लियर है? और अगर हमने कोई रिटर्न मुआहदा करवाया कस्टमर से तो फिर यहां नोट रिसीवेबल आएगा, याद रखना। रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, पेबल हमेशा लायबिलिटी होती है, याद रखना। इसको अकाउंट पेबल से कंपेयर मत करना। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है और रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। क्लियर है? दोनों अलग एलिमेंट है। अकाउंट रिसीवेबल 70,000 रुपए वसूल करने हैं क्योंकि हमने 70,000 रुपए की सेल्स की है। 70,000। नरेशन टू record sold merchandise on credit। ये 4 एंट्रीज आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन की खत्म हो गई हैं। मर्चेंडाइज को पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से खरीदना कैश पे और उधार पे, फिर उसी खरीदी हुई मर्चेंडाइज को बेचना कैश पे और उधार पे अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। सिर्फ फोकस क्या करोगे? जब भी मर्चेंडाइज खरीदोगे परचेजेस के नाम से लिखोगे। परचेजेस तुम्हारा एक्सपेंस होता है, जबकि मर्चेंडाइज लामी जुमला जो है, मर्चेंडाइज लामी जो वर्ड है, मर्चेंडाइज नामी जो वर्ड है वो आपका एसेट है। क्लियर है? लेकिन पीरियोडिक वाले एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं मर्चेंडाइज जब भी खरीदते हैं। सही है? मर्चेंडाइज बची हुई को एसेट मानते हैं और खरीदी हुई मर्चेंडाइज को जो ड्यूरिंग द ईयर उसने खरीदी होती है उस परचेजेस को वो एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो जो परचेजेस आपने डेबिट किया है एंट्री में, वो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट के तौर पे किया है। क्लियर है मेरा बच्चा? अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का मैंने इंट्रो दिया आपको थोड़ा सा, और 4 बेसिक एंट्रीज बनवाई है। देखो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ देखा जाए तो 2 एंट्रीज में फर्क होता है, बाकी 2 एंट्रीज जो होती हैं आपकी वो अमूमन परपेचुअल में भी सेम ही होती हैं। क्लियर है? क्लियर है? कुछ इजाफी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको जब परपेचुअल पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस वक्त समझाऊंगा, फिर आप कंपेयर करेंगे। फिर हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिसमें एक तरफ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से एंट्री बनाएंगे और एक तरफ परपेचुअल, तो वो तो बिल्कुल क्लोज डिफरेंस पता लग जाएगा आपको क्या है। सही है? अल्लाह हाफिज।